गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सेकंड चैप्टर एवल्यूएशन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम कारकों के बाद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास सन 1815 से 1919, एवल्यूएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1815 टू 1919। इससे पहले आपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उत्पत्ति के प्रमुख कारकों को देखा था कि कौन कौन से कारक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण रहे, उन्होंने अपना योगदान दिया। और अब हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास 1815 से लेकर 1919 तक किस प्रकार से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों का एक समूह है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग आदि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। आपने ये भी देखा कि राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा को बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख विषय रहा है। 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्वपूर्ण जो युग रहा है उसमें इसी शताब्दी के अंतर्गत राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और उनकी अनेक विशिष्ट अभिकरणों की स्थापना हुई। परंतु इन संगठनों का विकास एक दो दिन में नहीं हुआ। इसकी स्थापना एक लंबे ऐतिहासिक विकास का परिणाम रही। और इस विकास को हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम इतिहास में जाएं तो हमें ये पता चलता है कि भारत, चीन, मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी अति प्राचीन सभ्यताओं के युग में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अस्तित्व था। प्राचीन यूनान में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि यूनानी काल में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मूल स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ सामान्य व्यवहार और कुछ प्रथाएं थी जो उस युग में स्थापित हो चुकी थी। और वो प्रथाएं कौन कौन सी थी? वो सामान्य व्यवहार कौन सा था? नंबर 1, शांति को सामान्य संबंध के रूप में देखा जाने लगा था। दूसरे नंबर पर राजदूतों का आदान प्रदान किया जाता था उस समय में। तीसरे नंबर पर राज्यों को मान्यता, रिकॉग्निशन देने के तरीके बन चुके थे। चौथा, वाणिज्यिक तथा कूटनीतिक अधिकारियों को विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। पांचवें नंबर पर युद्ध एवं शांति से संबंधित कुछ प्रथाएं मौजूद थी। छठे नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए कुछ स्थायी अभिकरण थे। और उस समय में आप ये देखते हो कि जो सबसे महत्वपूर्ण था 7वें नंबर पर, वो है पंच निर्णय। इसका भी प्रचलन था, यानी पंचों के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करवाना। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि शांति को स्थापित करने के लिए उस समय में भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, उनका अस्तित्व पाया जाता था। कुछ व्यवहार थे, कुछ हमारी प्रथाएं थी जो इस युग में स्थापित थी ताकि एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा रह सके। तो कुछ एक देश मिलकर आपस में आदान प्रदान करते थे, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और इस प्रकार से वो अपने हितों की पूर्ति करते थे। दूसरे नंबर पर हम आते हैं रोम के सार्वभौमिक साम्राज्य से वेस्टफीलिया तक, फ्रॉम यूनिवर्सल एम्पायर ऑफ रोम टू वेस्टफीलिया। रोम ने एक प्रकार का सार्वभौमिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था और इस प्रकार इस साम्राज्य का स्वरूप जो था वो केंद्रित था, सेंट्रलाइज्ड। इसके अतिरिक्त भारत तथा चीन जैसी शक्ति केंद्र जो थे वो इससे दूर थे। उस काल में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मार्ग अवश्य ही अवरुद्ध रहा था। मध्य युग तक आते आते राजनीतिक, व्यापारिक और धार्मिक क्षेत्रों में संधियों, संघों और समूहों का निर्माण होता रहा। एक राजनीतिक संगठन का इस प्रकार से जो था वो रूप धारण कर लिया गया था। और मध्य युग में संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो परिसंघ था वह था जो कि 3 कैंटनों में था, जैसे कि उडी, स्वेज और अंडरवाल्डन। इसमें 1315 में एक संधि के द्वारा इसका गठन किया गया था और जिसमें 14वीं शताब्दी की समाप्ति से पूर्व 5 अन्य कैंटन इसमें शामिल हो गए थे। 3 कैंटन जो स्विस कैंटन थे और इसके बाद 5 जो थे वो अन्य कैंटन इसमें शामिल हो गए थे 1315 की जो एक संधि हुई थी उसके द्वारा। सन 1414 की कॉन्स्टेंट्स जो परिषद थी उसने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी जिसका आयोजन किसने किया था? पोप शाही के विरोधी दावों का समाधान करने के लिए।
और यूरोप के जो राजनीतिक और आध्यात्मिक भाग्य की रूपरेखा थी उसको भी निर्धारित इसी के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो राजनीतिक दार्शनिक थे उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका विचार था कि एक विश्व समाज अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारी ही आक्रमणकारी राष्ट्रों को उचित नियंत्रण में रख सकता है तथा शांति या सुरक्षा को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, पियरे दुबिश एक राइटर हुआ है, विचारक हुआ है, उसने अपनी एक पुस्तक में, और पुस्तक का नाम क्या है, द रिकवरी ऑफ द होली लैंड, उसमें अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णय की व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का विचार प्रकट किया। उसने इस बात पर बल दिया कि जो फ्रांसीसी सम्राट के नेतृत्व में संपूर्ण ईसाई जगत को इकट्ठा किया जाए। उसने अपनी योजना में सैनिक शक्ति की भी व्यवस्था की। उसने ये विचार प्रकट किया कि यदि कोई शासक पंच निर्णय अथवा शासकों की परिषद की अवहेलना करे तो उसके विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार से इटली के दार्शनिक दांते ने भी अपनी पुस्तक डी मानोर्किया में ये विचार प्रकट किया कि इटली और विश्व को अशांति से मुक्ति उसी समय प्राप्त हो सकती है जब पोप शाही को लौकिक क्षेत्र से निकाल दिया जाए और एक सर्वशक्ति संपन्न सम्राट की अधीनता में एक सर्वव्यापी समाज की स्थापना की जाए। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये वो समय था जब राजनीति और धर्म में एक प्रकार से संघर्ष हुआ, जिसमें कि राजनीति ने यह कहा कि धर्म को राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। शांति और समृद्धि की प्राप्ति केवल उसी अवस्था में संभव है जब संपूर्ण मानव जाति एक राजनीतिक इकाई में संयुक्त हो जाए और एक सम्राट की छत्र छाया में अपना जीवन व्यतीत करे। और इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तकों में संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सर्वोच्च सरकार की स्थापना का विचार पेश किया था। अब हम बात करते हैं एक कोटेशन की जो कि क्रूसे ने दी थी। क्रूसे के शब्दों में, यदि वे कौन है, शासक, यदि वे शासक इस सम्मेलन के सदस्य होने के नाते एकता पूर्वक काम करेंगे तो स्थायी शांति को कोई भी शक्ति भंग नहीं कर सकती। तात्पर्य क्या है कि यदि हम बात करें कि सभी देश इकट्ठे हो जाएं तो शांति स्थापित हो सकती है। उन्होंने, क्लाइड ने भी क्रूसे की योजना को राष्ट्र संघ का उल्लेखनीय पूर्वगामी माना और लगभग उसी समय जो फ्रांसीसी सम्राट थे हेनरी चतुर्थ, उन्होंने भी एक ग्रांड डिजाइन नामक योजना प्रकाशित की और इस योजना के अंतर्गत एक 15 सदस्यीय यूरोपीय संघ शासन की व्यवस्था की गई थी। इस 15 सदस्यीय यूरोपीय संघ में 66 सदस्यीय संघीय सीनेट होगी। उन्होंने उसके क्या कर्तव्य रखे थे? सबसे पहला कर्तव्य था इस संघ का, इस सीनेट का, कि इस बात का निश्चय करना कि प्रत्येक सदस्य राज्य संघ शासन के अधीन कितनी सेना रखे। ये सबसे पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य, संघ शासन के लिए एक प्रबंध निकाय का कार्य करे। और तीसरा, सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा। और चौथे नंबर पर कर्तव्य था अपनी 6 क्षेत्रीय परिषदों की सहायता से विभिन्न समस्याओं का विचार करना। तो इस योजना के अंतर्गत एक यूरोपीय सेना की व्यवस्था की गई जो सीनेट के निर्णयों के विरुद्ध कार्य करने वाले सदस्य राज्य का शक्ति द्वारा सामना कर सकती थी। सीनेट ने अपने निर्णयों को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेना और नई सेना की भी व्यवस्था की थी। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर वेस्टफीलिया से वियना तक। मध्ययुगीन व्यवस्था के समाप्त होने पर और वर्तमान राज्य व्यवस्था के उदय होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप में परिवर्तन आया। ये आप धीरे धीरे देखते जा रहे हो कि जैसे जैसे संचार व्यवस्था का विकास होता जा रहा था वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी परिवर्तन आता जा रहा था। मैकियावेली ने उन व्यवहारों का जो उत्तरी इटली के नगर राज्यों के आपसी संबंधों में प्रचलित थे 15वीं शताब्दी के अंतिम और 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में प्रतिपादित किया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को एक नई वास्तविकता प्रदान की। इसी प्रकार फ्रांसीसी विद्वान बौदिन ने भी 16वीं शताब्दी में प्रभुसत्ता की वैज्ञानिक धारणा का निरूपण किया जो प्राय राष्ट्रीय राज्य की विशेषताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। ग्रोशियस ने भी अपनी रचनाओं द्वारा राष्ट्रों के कानून के विकास की आधारशिला रखी और इस प्रकार से उसने इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि प्रभुसत्ता अथवा संप्रभु निरंकुश है। 1648 में आयोजित वेस्टफीलिया कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी और यद्यपि इसने किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म नहीं दिया तथापि हम ये कह सकते हैं कि दृष्टि से महत्वपूर्ण थी ये कि इसमें विभिन्न देशों के सैकड़ों कूटनीतिज्ञों ने भाग लिया
जो यूरोप के प्रत्येक राजनीतिक हित का प्रतिनिधित्व करते थे। 1693 में विलियम पेन ने अपना एक निबंध का नाम क्या था, ऐसे टुवर्ड्स द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ यूरोप में यह प्रतिपादित किया कि शासकों की एक सामान्य संसद होनी चाहिए जो पारस्परिक विवादों के समाधान के लिए समय समय पर अधिवेशन करे। 1713 में सेंट पियर ने प्रोजेक्ट ऑफ प्रीपेचुअल पीस नामक योजना पेश की। इस योजना का आधार क्या था, संपूर्ण यूरोप एक समाज है और किसी भी राज्य को इतना शक्ति संपन्न नहीं होना चाहिए कि वह शेष यूरोप पर हावी हो जाए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वेस्टफीलिया से वियना तक जो एक जनरी चली अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्भव की, विकास की, उसमें कुछ एक शर्तें रखी कांट ने युद्धों का अंत करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए। और वो शर्तें क्या थी कि स्थायी सेना को हटा लिया जाए, राज्यों के भारी संबंधों के संदर्भ में राष्ट्रीय ऋण लिया जाए, युद्ध काल में बधिकों और विश्वासघात का प्रयोग ना हो और प्रत्येक देश का संविधान गणतंत्रात्मक हो और स्वतंत्र राज्यों का एक विशाल संघ स्थापित हो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रयोग हो। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सेंट साइमन ने पेरिस में अपनी शक्ति की योजना को प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने समस्त यूरोप के लिए एक राज्य और एक संसद का सुझाव दिया। उनका मत था कि संसद को यूरोपियन हित से संबंधित समस्त प्रश्नों का विचार करने और अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों पर निर्णय देने का अधिकार होगा। हम नेक्स्ट चैप्टर में वियना से वर्साई तक और यूरोपियन व्यवस्था और चतुर्मुखी मैत्री संघ की बात करेंगे और द्वितीय हेग सम्मेलन की भी बात करेंगे। और इस प्रकार से हम 1815 से लेकर 1919 के इतिहास का वर्णन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम वियना से वर्साई तक क्या विकास हुआ इसके बारे में बातचीत करेंगे।